साल 2008 शिलोंग की पहाड़ियों पर मानसून ने अपनी पूरी ताकत से बरस रहा था। कई दिनों की लगातार बारिश से जमीन इतनी कमजोर हो गई कि एक भीषण भूस्खलन ने पूरे इलाके को हिला दिया। जब बारिश थमी और मिट्टी शांत हुई तो सामने कुछ ऐसा आया जो सदियों से छिपा था, एक पुरानी बस्ती के अवशेष। शुरुआत में तो इसे बस एक सामान्य भूगर्भीय घटना माना गया, लेकिन जब एक निजी खनन कंपनी के ड्रोन सर्वे से तस्वीरें आईं, तो भूवैज्ञानिक भी हैरान रह गए। मिट्टी और पत्थरों के मलबे के बीच कुछ समकोणीय रेखाएं दिख रही थीं, जो किसी प्राकृतिक बनावट से मेल नहीं खाती थीं। यह साफ था कि यहाँ कुछ मानव निर्मित संरचनाएं दबी हुई थीं। सरकार ने तुरंत इसकी गंभीरता को भांपते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सूचित किया। अगले ही हफ्ते एक छोटी लेकिन विशेषज्ञ आर्कियोलॉजिस्ट्स की टीम शिलोंग के उस दूरस्थ कोने में जा पहुंची। टीम का नेतृत्व प्रोफेसर आनंद कर रहे थे, एक कठोर सोच वाले उम्रदराज आर्कियोलॉजिस्ट। विज्ञान और तर्क में उनका अटूट विश्वास था और वे किसी भी तरह के अंधविश्वास को सिरे से खारिज कर देते थे। उनके साथ थी माया, एक युवा तेजतर्रार शोधकर्ता जिसे पूर्वोत्तर भारत की लोक मान्यताओं और प्राचीन क्षेत्रीय लिपियों में महारत हासिल थी। उसे अक्सर प्रोफेसर आनंद की वैज्ञानिक कठोरता और उसके अपने आध्यात्मिक झुकाव के बीच संतुलन बिठाना पड़ता था। टीम में तीसरे सदस्य थे नील, एक जीनियस ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार (GPR) एक्सपर्ट जिसके उपकरणों की सटीकता पर प्रोफेसर आनंद को पूरा भरोसा था। और अंत में रघु, टीम का फील्ड ऑपरेटर, कैमरा और ड्रोन टेक्नीशियन। खुदाई का काम तेजी से शुरू हुआ। नील ने अपने GPR से जमीन के नीचे की संरचनाओं का एक विस्तृत नक्शा बनाया, जिसने टीम को खुदाई के लिए सटीक स्थान दिए। 3 दिनों के भीतर मिट्टी की मोटी परतों के नीचे से एक छोटा सा गांव सामने आया। लकड़ी और पत्थर से बने मकानों के अवशेष, टूटी हुई रसोई घर और कुछ टेढ़े-मेढ़े चबूतरे, सब कुछ यह बताने के लिए काफी था कि यहाँ कभी जीवन धड़कता था। प्रोफेसर आनंद की उत्सुकता बढ़ी, लेकिन जल्द ही उनकी भौहें चढ़ गई। गांव का नक्शा किसी भी स्थानीय या राष्ट्रीय रिकॉर्ड में नहीं था, न तो ब्रिटिश काल के दस्तावेजों में, न ही आजादी के बाद के सर्वेक्षणों में। ऐसा लगता था जैसे इस गांव का नाम कभी दर्ज ही नहीं किया गया था। यह एक अनाम गांव था जो इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब हो चुका था। दूसरे दिन नील को खुदाई में एक अजीब पत्थर मिला, एक सपाट स्लैब जिस पर कुछ अजीब भाषा में खुदा था। पत्थर देखने में सदियों पुराना लग रहा था, लेकिन उस पर उकेरे गए निशान बिल्कुल स्पष्ट थे। माया ने तुरंत उसकी तस्वीर ली और अपने टैबलेट पर जूम करके उसका विश्लेषण करने लगी। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह कोई शब्द नहीं, माया ने फुसफुसाते हुए कहा, यह तो संख्या है। जो निशान पत्थर पर है उसका मतलब है 1। प्रोफेसर आनंद ने चश्मा ऊपर किया। संख्या? किस तरह की संख्या? माया ने अपनी उंगली उस पत्थर पर फिराई। यह प्राचीन खासिया जयंतिया लिपि से मिलती जुलती है, पर बिल्कुल वैसी नहीं। यह एक है प्रोफेसर, शुद्ध गणितीय नंबर। अगले दिन कुछ ही मीटर की दूरी पर एक और पत्थर मिला, उस पर 2 खुदा था। फिर तीसरे दिन 3 को एहसास हुआ कि ये पत्थर सिर्फ बिखरे हुए अवशेष नहीं थे। जब ड्रोन से उस पत्थरों की रेखा को एरियल व्यू में देखा गया, तो वे सभी एक सीधी पंक्ति में दिखे, जैसे किसी ने वो पत्थर रास्ते पर जानबूझकर लगाए हो।
यह कोई सड़क नहीं थी, यह एक पगडंडी थी जो एक रहस्यमय क्रम में बिछाई गई थी। माया ने धीरे से प्रोफेसर आनंद से कहा, सर, आपको नहीं लगता कि ये किसी प्रकार का अनुष्ठान था? उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। लेकिन प्रोफेसर आनंद अपने वैज्ञानिक तर्क से चिपके हुए बोले, संयोग है। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जो उनके आत्मविश्वास को दर्शा रही थी। खुदाई जैसे जैसे आगे बढ़ी, पत्थरों की गिनती भी बढ़ने लगी। 4, 5, 6। हर नए पत्थर की खोज के साथ टीम में उत्साह और एक अजीब सी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। लेकिन उत्साह के साथ साथ एक अनजाना डर भी धीरे धीरे पैर पसार रहा था। रात को जब टीम कैंप में आराम कर रही थी, रघु के कैमरों में गड़बड़ी आनी शुरू हुई। एक इंफ्रारेड कैमरे में जो रात में स्वचालित रूप से रिकॉर्ड कर रहा था, एक अस्पष्ट शैडो फ्लिकर हुआ, जैसे कोई पीछे से गुजरा हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। रघु ने फुटेज को रिवाइंड करके देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने इसे तकनीकी खराबी मानकर नजरअंदाज कर दिया। अगली रात जब टीम गहरी नींद में सो रही थी, नील के पास रखा साउंड रिकॉर्डर, जो पर्यावरण की आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए लगाया गया था, अचानक एक्टिव हो गया। सुबह जब रघु ने फुटेज जांची तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। रिकॉर्डिंग में धीमी गहरी आवाजें थीं जो हवा में घुल-मिल रही थीं। दशम, एकादश, द्वादश, ये संस्कृत के ऑर्डिनल नंबर्स थे। आवाजें इतनी अस्पष्ट थीं कि रघु ने सोचा कि शायद हवा या जानवरों की आवाजें होंगी, लेकिन माया ने जब उन्हें सुना तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये प्राचीन संस्कृत है, उसने फुसफुसाया, और ये गिनती है। ये पगडंडी खुद को गिन रही है। प्रोफेसर आनंद ने इस बात को भी मानसिक थकान और सुझाव कहकर टाल दिया। वे पूरी तरह से इस बात पर अड़े थे कि जो कुछ भी हो रहा है, उसकी कोई न कोई वैज्ञानिक व्याख्या जरूर होगी। गिनती अब 7 तक पहुंच चुकी थी। टीम ने पत्थर 7 को उजागर कर दिया था। उस रात नील अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा। गहरी नींद में वह अचानक अपने टेंट से बाहर निकला और सीधे उस पत्थर 7 के पास पहुंचा। वह पत्थर को छूने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। रघु ने उसे उठते देखा और तुरंत उसे वापस लाया। सुबह नील को इस घटना की कोई याद नहीं थी, लेकिन उसके पैरों पर अजीब निशान थे, जैसे आग से जलाकर बनाए गए हो। लेकिन नील को किसी भी जलन या दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। रात में साउंड रिकॉर्डर में फिर से वही आवाजें दर्ज हुई। अष्टम, नवम, गिनती अब 9 तक पहुंच चुकी थी, जबकि टीम ने केवल 7 पत्थर ही खोजे थे। इसका मतलब था कि 2 पत्थर अभी भी मिट्टी में दबे थे, लेकिन उनके निशान पहले ही सक्रिय हो चुके थे। अगले कुछ दिनों में एक एक कर टेक्निकल चीजें बेतरतीब तरीके से काम करना बंद करने लगी। रघु के ड्रोन उड़ते ही हवा में हिचकोले खाने लगते और जमीन पर गिर जाते। जीपीएस अचानक अजीब से टेढ़े-मेढ़े घेरे दिखाने लगता, जैसे टीम किसी भूल भुलैया में फंसी हो। रघु के थर्मल सेंसर्स में ऐसी छायाएं दिखने लगी जो इंसानी आकार की थीं, लेकिन वे कोई तापमान नहीं दिखाती थीं, जिसका मतलब था कि वे भौतिक रूप से मौजूद नहीं थीं। डर की एक ठंडी लहर पूरे कैंप में दौड़ने लगी। प्रोफेसर आनंद भी अब थोड़े विचलित दिखने लगे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी वैज्ञानिक जिद नहीं छोड़ी। गिनती 13 तक पहुंच चुकी थी। हर सुबह जब वे नया पत्थर खोजते
उन्हें लगता कि गिनती ने आधी रात को ही अपनी चाल चल दी थी। एक रात माया को एक भयानक सपना आता है। सपने में वह खुद को उसी अनाम गांव में पाती है। एक अंग्रेज अफसर लोहे की तलवार लेकर उन पत्थरों पर चल रहा है। उसका चेहरा क्रूरता से भरा है और वह गांव वालों को धमका रहा है। वह हर पत्थर पर एक एक कदम रखता है, 1, 2, 3 और जैसे ही वह 22वें पत्थर पर कदम रखता है, जंगल हिल उठता है। जमीन फटती है और एक भयानक चीख हवा में गूंज उठती है। माया पसीने से तरबतर होकर जागती है। उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह कोई संदेश था, कोई चेतावनी। माया ने अगले दिन प्रोफेसर आनंद को अपने सपने के बारे में बताया। प्रोफेसर ने उसे झिड़की दी, लेकिन माया के लगातार आग्रह पर उन्होंने एक अंतिम प्रयास के रूप में और खुदाई करने की अनुमति दी। लेकिन इस बार उनका लक्ष्य था गांव के केंद्र को खोजना। खुदाई में उन्हें एक जल चुका झंडा मिला, उस पर इंग्लैंड की मुहर थी। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि ब्रिटिश सेना इस गांव तक पहुंची थी। और फिर उन्हें एक फटी पुरानी ब्रिटिश डायरी मिली, जो मिट्टी में दबी होने के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से कुछ हद तक सुरक्षित थी। डायरी के पन्ने पुराने और पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पर स्याही के निशान अब भी दिख रहे थे। माया ने कांपते हाथों से डायरी खोली और उसके पृष्ठ पलटने लगी। उसमें दर्ज था, जुलाई 14, 1888, हम यहाँ एक छोटे गांव में पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन हमारे पास बंदूकें हैं। इन जंगली लोगों को सभ्य बनाना होगा। जुलाई 18, 1888, गांव वालों ने कुछ अजीब किया है। उन्होंने जंगल में पत्थरों की एक रेखा बिछाई है। अजीब लोग हैं। अगस्त 1, 1888, भयानक। हमारे सिपाही गायब हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट स्मिथ कल रात से लापता है। हमने उस पत्थरों वाली पगडंडी पर 22 पत्थर गिने। कुछ अजीब पुकार सुनाई देती है। यह जगह शापित है। हमें वापस जाना होगा। डायरी में अंतिम प्रविष्टि थी, अगस्त 5, 1888, मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा है। वे आ रहे हैं। 22वें पत्थर पर इसके बाद के पृष्ठों पर स्याही धुल चुकी थी या पन्ने फट गए थे। अब सब कुछ साफ हो गया था। ब्रिटिश सिपाहियों ने इस गांव को लूटा था और गांव वालों ने जवाब में कोई भयानक शक्ति को सक्रिय किया था। यह शक्ति उस 22 पत्थरों वाली पगडंडी से जुड़ी थी। प्रोफेसर आनंद का तर्क अब जवाब दे गया था। उनके चेहरे पर पहली बार भय और विश्वास का मिश्रण स्पष्ट दिख रहा था। हाल ही में हुई रहस्यमयी घटनाओं और ब्रिटिश डायरी के खुलासे के बाद प्रोफेसर आनंद ने अपनी वैज्ञानिक सोच को एक तरफ रखकर सरकार की अनुमति से एक प्राचीन तांत्रिक से संपर्क किया। इनके बारे में कहा जाता था कि वे शिलोंग के दूरस्थ हिस्सों में रहते हैं और हनुमान जी के तेज साधक हैं, जिनकी आध्यात्मिक शक्तियां सामान्य मनुष्य की समझ से परे हैं। कुछ दिनों के भीतर श्री रुद्रनाथ कैंप में पहुंचे। वे एक लंबा भगवा चोला पहने हुए थे। उनके हाथ में एक चमकता त्रिशूल था और उनकी आंखों में एक अजीब सी आग थी, एक ऐसी तीव्रता जो सीधे आत्मा में उतर जाती थी। उन्होंने आते ही चारों ओर एक गहरी नजर डाली, जैसे अदृश्य शक्तियों को भांप रहे हों। उन्होंने 22 पत्थरों की उस रेखा को देखा जो अब तक 19 तक खोजी जा चुकी थी,
और तुरंत सब कुछ समझ गए। उनकी आवाज गहरी और शांत थी। यह कोई राक्षसी शक्ति नहीं है, यह इस गांव के संरक्षक देवता है। जब ब्रिटिश आए थे, गांव वालों ने गांव के पुजारी की सहायता से अपनी रक्षा के लिए अपने देवता को बुलाया था। उस पुजारी ने अपनी आत्मा का बलिदान देकर इस शक्ति को जागृत किया था, और गांव के वो देव आज भी इस गांव की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह देवता किसी को नुकसान नहीं पहुंचते, बल्कि इस गांव की सीमाओं के रक्षक है। जो भी उन सीमाओं को दुष्ट इरादे से पार करता है, वह शक्ति उसे खींच लेती है और उस गांव के अतीत का हिस्सा बना देती है। ब्रिटिश सिपाही लालच और हिंसा के साथ आए थे, इसलिए वे उसके शिकार बने। टीम अब 19वें पत्थर तक पहुंच चुकी थी। प्रोफेसर आनंद और उनकी टीम तांत्रिक की बात से स्तब्ध थे। वे अब पूरी तरह से भयभीत थे। श्री रुद्रनाथ ने प्रोफेसर आनंद को काम तुरंत रोकने को कहा। तभी श्री रुद्रनाथ जी को एक बंदर दिखाई दिया, जो धीरे धीरे चलता हुआ आया और उस पगडंडी पर बैठ गया और श्री रुद्रनाथ जी को देखने लगा। श्री रुद्रनाथ जी ने बंदर की ओर देखते हुए बोलना शुरू किया। 20 के बाद राह नहीं, एक नया आयाम खुलता है। श्री रुद्रनाथ की आवाज गहरी थी। यह आयाम हमारी दुनिया का नहीं, और हमें इसे नहीं खोलना चाहिए। 22वां पत्थर अगर खुल गया तो ये देव शक्ति जागृत हो जाएगी। किसी देव शक्ति को अकारण जागृत करने के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। इस शक्ति का उद्देश्य इस गांव के लोगों की दुष्ट लोगों से रक्षा करना था। प्रोफेसर आनंद ने भी जो अब तक देखा था, उसके बाद श्री रुद्रनाथ जी की बात माने में ही उन्हें अपनी और अपनी टीम की भलाई लगी। और वो बंदर जैसे आया था वैसे ही वापस लौट गया। उस शाम तांत्रिक श्री रुद्रनाथ ने कैंप में एक भव्य संध्या यज्ञ किया। मंत्रों का जाप करते हुए उन्होंने पवित्र अग्नि प्रज्वलित की। यज्ञ की लपटें आकाश को छू रही थीं और मंत्रों की गूंज पूरे जंगल में फैल रही थी। जैसे जैसे मंत्रों की तीव्रता बढ़ती गई, हवा शांत हुई और पत्थरों से आने वाली गिनती की अजीब आवाजें पूरी तरह बंद हो गई। कैंप में छाए डरावने और बेचैनी भरे माहौल ने एक पल के लिए राहत की सांस ली। रघु के उपकरणों ने भी अजीबोगरीब गतिविधि दिखानी बंद कर दी थी। अगले दिन तांत्रिक के निर्देशानुसार पूरी टीम ने उन पत्थरों को वापस उसी स्थान पर गाड़ना शुरू किया जहां से उन्हें निकाला गया था। हर पत्थर के साथ जैसे जंगल और कैंप का माहौल धीरे धीरे शांत होता गया, एक भारीपन कम होता गया। यह एक अनोखा अनुभव था। जिस चीज को वे खोज रहे थे, अब उसे वापस मिट्टी में दबा रहे थे। वे 22वें पत्थर तक नहीं पहुंचे। 19वें पत्थर तक ही उन्होंने काम बंद कर दिया। तांत्रिक ने 19वें पत्थर के बाद जहां से आगे की खुदाई नहीं हुई थी, वहां एक विशेष रक्षाबंधन यंत्र गाड़ा। यह यंत्र प्राचीन सुरक्षा मंत्रों से अभिमंत्रित था, जो उस शक्ति को उस बिंदु से आगे बढ़ने से रोकने के लिए था। इसके बाद उन्होंने पूरी पगडंडी की रेखा को उन सभी 19 पत्थरों सहित फिर से मिट्टी में बंद कर दिया। खुदाई किए गए गांव के अवशेषों को भी पूरी तरह से ढक दिया गया। जैसे ही आखिरी मिट्टी की परत डाली गई, जंगल में एक गहरी शांति छा गई, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। हवा में अजीबोगरीब फुसफुसाहटें बंद हो गई और तापमान सामान्य हो गया। टीम सुरक्षित वापस लौटी। प्रोफेसर आनंद ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें उन्होंने उन अनाम गांव और पगडंडी के बारे में सभी चौंकाने वाले तथ्यों का उल्लेख किया। सरकार ने उस क्षेत्र को तुरंत संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया
और किसी भी तरह की आगे की खुदाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। गांव फिर से मिट्टी में दबा दिया गया ताकि कोई और उस पैरानॉर्मल एंटिटी का शिकार न बने। लेकिन कुछ फाइलें जिनमें ब्रिटिश डायरी के अंश और माया के शोध नोट थे, उन्हें सीलबंद नहीं किया गया, बल्कि उन्हें पुरातत्व विभाग के पुराने अभिलेखागार में सुरक्षित रख दिया गया। साल 2023 शिलोंग की एक शांत लाइब्रेरी में एक नए युवा शोधकर्ता ने अपने पीएचडी के लिए पुराने डेटा को खंगालना शुरू किया। उसे धूल भरी अलमारी से एक पुरानी फाइल मिली, अनक्लासिफाइड एक्सकैवेशन शिलोंग 2008 फीट। जिज्ञासावश उसने फाइल खोली और उसमें प्रोफेसर आनंद की विस्तृत रिपोर्ट, माया के नोट्स और रघु द्वारा खींची गई तस्वीरें थीं। जैसे ही वह फाइल के अंतिम पृष्ठ पर पहुंचा, उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। वह ड्रोन से ली गई हवाई तस्वीर थी, जिसमें पगडंडी के पत्थरों की रेखा स्पष्ट दिख रही थी और खाली जगह पर, जहां 22वां पत्थर होना चाहिए था, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लाल चमक उभरी और एक शब्द चमक उठा, 22। डर में मजा आता है? तो हर हफ्ते सुनिए नई कहानी। तंतरम सब्सक्राइब करिए, अगली कहानी आपके आसपास की भी हो सकती है।